गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, केमिकल बॉन्डिंग की तरह। इससे हर साल 2 क्वेश्चन के आसपास नीट में पूछे जाते हैं। तो आज बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चालू करने से पहले अपन बात करते हैं योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? योगात्मक यौगिक वे यौगिक जो 2 या 2 से अधिक साधारण लवणों के मिलने से बने हुए होते हैं। 2 या 2 से अधिक साधारण लवणों के मिलने से बने हुए यौगिकों को क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे अपन ने KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O मिलाया, ये साधारण लवण है KCl MgCl2, इनको मिलाया और इनको मिलाकर अपन ने क्रिस्टलीकृत किया तो एक नया लवण बन गया KCl.MgCl2.6H2। इसको बोलते हैं कार्नोलाइट। क्या बोलते हैं? कार्नोलाइट। ये एक नया यौगिक बन गया, कार्नोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्नोलाइट। ये एक नया यौगिक बन गया, इसको क्या बोलेंगे? योगात्मक यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? योगात्मक यौगिक। ये अपन बात करें K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O मिक्स किए तो क्या बन जाता है? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसे बोलते हैं एलम, पोटाश एलम। ये पोटाश एलम फिटकरी का फॉर्मूला है। किसका है? फिटकरी, पोटाश एलम का फॉर्मूला है। ऐसे ही अपन कॉपर सल्फेट CuSO4 में क्या अमोनिया पास करें, अमोनिया डालें तो एक अपने को यौगिक बनता है CuNH3 का होल 4SO4। ये कैसा कलर का होता है? डार्क ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क ब्लू कलर का। इसका मतलब ये हुआ 2 या 2 से अधिक यौगिकों को मिलाकर क्रिस्टलीकृत करने पर रस समीकरण मिति के अनुसार मिलाना है। इनको मिलाकर उन्हें क्रिस्टलीकृत करेंगे, एक नए यौगिक का निर्माण होता है जिन्हें योगात्मक यौगिक कहा जाता है। अब योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं योगात्मक यौगिक। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन से होते हैं? पहला बात करें डबल सॉल्ट। द्विक लवण बोलते हैं हिंदी में, द्विक लवण या डबल सॉल्ट। पहला द्विक लवण या डबल सॉल्ट। द्विक लवण कौन से होते हैं? द्विक लवण वे लवण जिनको वाटर में डालने पर वह अपनी पूर्णतः पहचान खो देते हैं, अर्थात पूर्णतः आयनों में विभक्त हो जाते हैं। वे आयन, वे लवण जो जल में पूर्णतः अपनी पहचान खो देते हैं। डबल सॉल्ट, द्विक लवण वे लवण जो जल में अपनी पूर्णतः पहचान खो देते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं KCl MgCl2.6H2O, इसको वाटर में जैसे ही अपन मिलाएंगे ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। किसमें? K प्लस Mg+2 एंड Cl माइनस, इनमें विभक्त हो जाता है इन आयनों में। तो आपको पूछे कार्नोलाइट, इसका किसका फॉर्मूला? ये कार्नोलाइट। कार्नोलाइट को जल में डालने पर कितने प्रकार के लवण आयन बनेंगे? 3 प्रकार के आयन बनेंगे, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन।
कितने आयन बनेंगे। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है बेटा, एक तो पूछ रहा है कितने प्रकार के आयन और दूसरा पूछ रहा है कितने आयन। वो पूछ रहा है कितने प्रकार के, तो प्रकार तो अपने पास कितने का हो गया, 3 का। अगर पूछता कितने आयन तो एक पोटेशियम, एक क्लोरीन यहाँ, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, कितनी हो गई 1 2 3 4 5, 5 आयन बनेंगे। टाइप पूछे तो 3 टाइप, टोटल आयन पूछे तो 5। टोटल आयन की बात करें तो कितने 5, और टाइप पूछे तो 3। जैसे पोटाश एलम को मिलाया जाए, अपन ने बात की K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, इसको मिलाया तो ये किस में टूट जाएगा कि 2K प्लस प्लस SO4 प्लस Al कितने 2 3 प्लस 3SO4 माइनस 2। तो अपने को पूछता कितने टाइप के आयन, तो टाइप तो कितने टाइप के हो गए 1 2 एंड 3 टाइप के आयन हो गए। यहाँ टाइप बात करता 3 टाइप के, और टोटल कितने 2 3 4 5 5 और 3 8, टोटल 8 आयन मिलते हैं अपने को। कितने मिले 8। इसने पूर्णतः अपनी पहचान खो दी। सेकंड बात ये कह सकते हैं कि ये सभी आयनों का टेस्ट देगा, इसके अंदर जो भी आयन उपस्थित है सभी आयनों का अपने को टेस्ट मिलेगा। तो उसे अपन क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट कहेंगे। जो अपनी पूर्णतः पहचान नहीं खोते उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णतः पहचान खो देते हैं जल के अंदर, उनको कहते हैं डबल सॉल्ट या द्विक लवण कहते हैं। सेकंड बात करें, संकुल लवण या उपसंयोजक। यौगिक, संकुल लवण या उपसंयोजक यौगिक की बात करें, इसमें अपन बात करें तो वे लवण जो जल में पूर्णतया अपनी पहचान नहीं खोते, जल में पूर्णतया अपनी पहचान नहीं खोते, उन्हें क्या कहते हैं, उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। जैसे मेरे पास कॉपर NH3 का होल 4 SO4 है, इसको अपने वाटर में डाला तो ये किस में टूट जाएगा, Cu NH3 का होल 4 प्लस 2 आया SO4 माइनस 2, ये इसमें टूट जाते हैं। अपन बात करें K4 FeCN का होल 6, वाटर में डाला 4K प्लस प्लस FeCN का होल 6 माइनस 4। देखिए बेटा, अब ये आयन नहीं टूटेगा, ये जो संकुल है इसका ब्रेकअप नहीं होता, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ कौन से टूट रहे हैं, यहाँ से जो आयनिक बॉन्ड है वही टूट रहा है, इनके अंदर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रहे, ये अपनी पूर्णतः पहचान नहीं खोएंगे। यहाँ कॉपर का टेस्ट नहीं मिलेगा अपने को, अमोनिया का टेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ CN साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलेगा अपने को, Fe का टेस्ट नहीं मिलेगा अपने को, किसका मिलेगा, पोटेशियम का टेस्ट, और इस संकुल का पूरे का टेस्ट मिल सकता है। मतलब ये पूर्णतः अपनी पहचान नहीं खोते, उन्हें क्या बोलते हैं, संकुल लवण या उपसंयोजक यौगिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपसंयोजक या फिर संकुल लवण बोला जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं वो भी कितने प्रकार के उपसंयोजक यौगिक या फिर अपन बात करें संकुल यौगिक हैं वो कैसे होते हैं। संकुल लवण है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, पहला पूर्ण संकुल। पूर्ण संकुल क्या होते हैं, ऐसे संकुल जो जलीय विलयन में
केंद्रीय धातु का परीक्षण नहीं देते, केंद्रीय धातु का परीक्षण नहीं देते, पूर्ण संकुल कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें K3Cu NH3 का Cn का होल 4 एक्वस है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें से अगर अपन H2S पास करें, क्या पास करें? H2S, तो Cu2S का काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, इसका काला अवक्षेप अपने को प्राप्त नहीं होगा। किसका? Cu2S का काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तो इनको अपन ने क्या बोल दिया? पूर्ण संकुल बोल दिया। क्या बोल दिया? कंप्लीट संकुल या पूर्ण संकुल बोल दिया। दूसरी बात करें अपन अपूर्ण संकुल, वे संकुल जो जलीय विलयन में केंद्रीय धातु का परीक्षण देते हैं। केंद्रीय धातु का क्या देते हैं? परीक्षण देते हैं, अपूर्ण संकुल कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं K2CdCN का होल 4 एक्वस सॉल्यूशन, इसमें से पास करें क्या? H2S पास करें। H2S पास करेंगे तो अपने को कैडमियम सल्फाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। क्या? इसमें H2S पास की तो Cu2S का काला अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, तो ये पूर्ण संकुल हो गया। अगर इसमें H2S पास करेंगे तो CdS का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। इसका मतलब ये केंद्रीय धातु का परीक्षण दे देता है, इसे बोलते हैं अपूर्ण संकुल। तो अपने पास टर्मिनोलॉजी में बात करें क्या क्या आ गया है? योगात्मक लवण, दो या दो से अधिक सिंपल लवणों के रस समीकरण मिति के अनुसार मिलाने पर बनने वाले लवणों को क्या कहते हैं? योगात्मक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक लवण कहते हैं। योगात्मक लवण अपन ने दो प्रकार के पढ़े हैं। कौन से? पहला अपन ने पढ़ा है द्विक लवण या डबल सॉल्ट, वो सॉल्ट जो जल में अपनी पूर्णतः पहचान खो देता है, अर्थात जिसका मतलब क्या हुआ कि जल में सभी आयनों का परीक्षण प्रदान करे, वो क्या कहलाते हैं? द्विक लवण या डबल सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे अपन ने बात की थी कार्नोलाइट, एलम, फिटकरी, ये क्या थे? किसके एग्जाम्पल थे? द्विक लवण के एग्जाम्पल थे। दूसरी अपन ने बात की उपसंयोजक यौगिक या फिर संकुल यौगिक या संकुल लवण, वे जो जल में अपनी पूर्णतः पहचान नहीं खोते, उनमें जो कॉम्प्लेक्स संकुल होता है वो पूर्णतः टूटता नहीं है, तो वो अपनी पहचान नहीं खोते। दूसरी बात करें, संकुल कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार, पूर्ण व अपूर्ण संकुल। पूर्ण संकुल ऐसे संकुल जो जलीय विलयन में किसी भी पदार्थ को अपन प्रवाहित करेंगे तो उसके केंद्रीय धातु का परीक्षण अपने को प्राप्त नहीं होगा, केंद्रीय धातु परीक्षण नहीं देगी, उन्हें क्या कहेंगे? पूर्ण संकुल। और जिसमें केंद्रीय धातु परीक्षण दे देती है उन्हें क्या कहेंगे? अपूर्ण संकुल कहेंगे। क्या कहेंगे? अपूर्ण संकुल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी शब्दावली की बात करें कुछ, जैसे अपन ने लिखा है FeNH3 का होल 6 Cl3, मैंने लिखा है FeNH3 का होल 6 Cl3। अब इसमें कौन कौन क्या क्या है? ये है जो Fe, ये केंद्रीय धातु है। ये जो यहां पर जुड़े हुए हैं इनको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। और धातु के मध्य, लिगेंड तथा धातु के मध्य कौन से बंध बनते हैं? उपसंयोजक बंध बनते हैं। कौन से बंध बनते हैं? उपसंयोजक बंध बनते हैं। ये जो बाहर पड़ा है इसे कहते हैं आयनन मंडल।
आयनन मंडल या इंग्लिश में बोलेंगे आयनन स्फीयर। क्या बोलेंगे? आयनन स्फीयर। जो ये पूरे, इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे? यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलेंगे? उप सहसंयोजक मंडल, उप सहसंयोजक मंडल। ये कौन है? उप सहसंयोजक मंडल है। जबकि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? समन्वय संख्या है। समन्वय संख्या है। क्या है? समन्वय संख्या। तो पूरे में बात करें एक बार दोबारा, ये केंद्रीय धातु आयन है, ये क्या है? लिगेंड है, ये क्या है? पूरा उप सहसंयोजक मंडल है। जब इसके बड़ी ब्रैकेट के बाहर जो चीज पड़ी है उसे बोलते हैं आयनन मंडल बोलते हैं। और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये है समन्वय संख्या, कि कितने उप सहसंयोजक बंध बनेंगे उसके केंद्रीय धातु के साथ, इसको कहेंगे समन्वय संख्या। तो ये अपनी शब्दावली हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि कैसे केंद्रीय धातु से लिगेंड जुड़ता है। ये मेटल है, मेटल के साथ लिगेंड किससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। यहां ये लोन पेयर देने वाला है, ये लोन पेयर लेने वाला है। अपने को पता है, अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, जो लोन पेयर देता है वो लुईस क्षार कहलाता है और जो लोन पेयर लेता है वो लुईस अम्ल कहलाएगा। तो ये यहां पर क्या कहलाएगा? लुईस क्षार। लिगेंड है वो क्या कहलाएगा? लुईस क्षार। और ये क्या कहलाएगा? लुईस अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लुईस अम्ल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? लुईस क्षार। लोन पेयर किधर से किधर? लिगेंड से किधर चलेंगे? मेटल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट अपन अगर बात करें हेमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक संकुल। होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक संकुल या हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक संकुल। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल का मतलब क्या हुआ? होमोलेप्टिक संकुल, संकुल जिसमें धातु के साथ सभी लिगेंड एक ही प्रकार के हों, होमोलेप्टिक हो गया। वह संकुल जिसमें धातु के साथ जुड़े सभी, वह संकुल जिसमें धातु के साथ जुड़े सभी लिगेंड समान हो, हीमोलेप्टिक संकुल कहलाता है। जैसे बात करें FeCN का होल 6-3, इसमें सभी के सभी एक जैसे लिगेंड हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे अपन? होमोलेप्टिक संकुल कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोलेप्टिक संकुल। दूसरी बात करें, वह संकुल जिसमें धातु के साथ जुड़े लिगेंड अलग अलग हों, अलग अलग हों, अलग अलग हों, मतलब सारे संकुल एक जैसे नहीं होकर अलग अलग अपने को मिल जाएंगे। जैसे अपन बात करें PTNS3Cl2, इसमें दो लिगेंड कौन से हैं? अमोनिया के। और दो लिगेंड कौन से हैं? Cl2 को। इसे क्या कहेंगे? हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोलेप्टिक संकुल कहा जाता है। तो अपने पास दो टाइप के संकुल हो गए, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कौन से हो गए? जिसमें सभी लिगेंड एक तरीके के हों मेटल के ऊपर। और हेट्रोलेप्टिक कौन से हो गए? जिसमें लिगेंड अलग अलग हों मेटल के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करें समन्वय संख्या,
नेक्स्ट बात करें अपन समन्वय संख्या। केंद्रीय धातु से जुड़े एकल दंतुक लिगेंड, एकल दंतुक लिगेंड की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। देखो बेटा जी, या अपन ये बोल सकते हैं कि केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसंयोजक बंधों की संख्या, उपसंयोजक बंधों की संख्या, क्योंकि कई द्विदंतुक होंगे, उनका नंबर आप देखोगे वहां पर एक लिखा हुआ नजर आएगा, पर वो द्विदंतुक का मतलब उपसंयोजक बंध कितने बना रहे हैं? 2। तो उसकी दंतुकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दंतुकता मतलब जितने उपसंयोजक बंध बनाता है। जैसे अपन बात करें CuNH3 का होल 4 SO4, यहां जो ये नंबर लिखा हुआ है ये समन्वय संख्या है, क्योंकि यहां अमोनिया एकल दंतुक है। कैसा है? एकल दंतुक लिगेंड है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? समन्वय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? समन्वय संख्या। हर मेटल के लिए एक निश्चित संख्या होती है, हर मेटल के लिए एक निश्चित संख्या होती है। देखें किसके लिए क्या क्या नॉर्मली क्या क्या होती है, किसके लिए। जैसे अपन बात करें Ag+, Au+ एंड कॉपर +1, इनके लिए समन्वय संख्या कितनी आएगी? 2 आती है। क्या आती है? 2। Zn+2, Pd+2, Pt+2, इनके लिए समन्वय संख्या कितनी आती है? 4। कितनी आएगी? 4। अगर बात करें यही अपन Fe+2, कोबाल्ट+3, Fe+3, क्रोमियम+3, Pd+4, Pt+4, इनके लिए समन्वय संख्या कितनी आएगी? 6 आएगी। कितनी आएगी? 6। इस थोड़ा सा इसके लिए ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे अपने काम आएगा। Pt एंड Pd, अगर ये +2 में है तो समन्वय संख्या होगी 4। Pt एंड Pd अगर +4 में है तो समन्वय संख्या होगी 6। समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ये स्पेशल ध्यान रखना है। अब 4 समन्वय संख्या हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, तो कैसे कैसे बन सकते हैं? कंपाउंडों की संरचना कैसे कैसी होगी, उनमें देख लेते हैं। समन्वय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये Cn लिखा हुआ मिलेगा आपको। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। वैसे मेनली अपने सिलेबस में कौन से हैं? ये 3 अपने सिलेबस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो संरचना कैसी आएगी? देखिए वही अपन ने वहां पढ़ी थी, कहां पर सॉरी, अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, वही चीजें आएंगी। इसमें कौन सी आएगी? समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय होगी, समतल त्रिकोणीय। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चतुष्फलकीय हो सकती है या समतल वर्गाकार। कैसी? समतल वर्गाकार हो सकती है। 5 में बात करें समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, या अपन इसमें लिख सकते हैं वर्गाकार पिरामिडीय। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो अष्टफलकीय कैसी प्राप्त होगी अपने को? अष्टफलकीय संरचना प्राप्त
होगी तो अपन दोबारा बात करें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो संरचना कैसी मिलेगी मेरे को? रेखीय मिलेगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो संरचना कैसी मिलेगी? समतल त्रिकोणीय मिलेगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो चतुष्फलकीय या समतल वर्गाकार मिलेगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय या समतल वर्गाकार पिरामिडीय मिलेगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो कैसी मिलेगी अपने को? अष्टफलकीय संरचना मिलेगी। कैसी मिलेगी? अष्टफलकीय। नेक्स्ट अपन अगर बात करें लिगेंड। लिगेंड क्या चीज है और लिगेंड का वर्गीकरण बात करें। लिगेंड एक लुईस क्षार है। क्या है? लुईस क्षार है। ये क्या है? वे उदासीन धनात्मक या ऋणात्मक अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन को क्या प्रदान करते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, शॉर्ट वर्ड में लिख देते हैं, लोन पेयर प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड होते हैं वो धातु से, लिगेंड कहलाते हैं, यह हैं लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति? लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। यह केंद्रीय धातु आयन से, सेंट्रल एटम से उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अपन बात करें लिगेंड का वर्गीकरण, पहला आवेश के आधार पर। किसके आधार पर? आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? तो बात करते हैं अपन आवेश के आधार पर। लिगेंड का वर्गीकरण, लिगेंड का वर्गीकरण, पहला आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर अगर अपन बात करें, पहला उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड कौन से होते हैं? जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें H2O, NH3, AN इथाइलिन डायमीन, O2 सिंपल लें, ये भी एक लिगेंड की भांति बिहेव करता है। ये उदासीन लिगेंड है। क्या है? उदासीन लिगेंड। या CO ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे कैसे हैं? उदासीन लिगेंड हैं।
दूसरी बात करूं, इसका फॉर्मूला लिख लो, CH2 CH2 NH2 NH2। अगली बात करें ऋणात्मक लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड कौन से होते हैं? जिनके ऊपर क्या पड़ा हो? नेगेटिव चार्ज हो, ऋणात्मक आवेश हो, क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे Cn माइनस, F माइनस, O2 माइनस 1, Cl माइनस, ये सारे कैसे हो गए? Br माइनस, ये सारे ऋणात्मक लिगेंड हो गए। कैसे हो गए? ऋणात्मक लिगेंड। अगली बात करें तीसरी, धनात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड कौन से होंगे? जिन पर क्या उपस्थित हो? धन आवेश उपस्थित हो, धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे बातें करें अपन, O2 प्लस 1, NO प्लस 1, NH2, NH3 प्लस, ये सारे क्या हैं? धनात्मक लिगेंड है। तो आवेश के आधार पर अपने पास कौन से हो गए? उदासीन लिगेंड हो गए, ऋणात्मक लिगेंड हो गया, धनात्मक लिगेंड हो गया। उदासीन लिगेंड कौन से होंगे? H2O NH3, CO CH2 CH2 NH2 NH2, AN। ऋणात्मक लिगेंड Cn माइनस, F माइनस, O2 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। धनात्मक लिगेंड O2 प्लस 1, NO प्लस 1, NH2 NH3। ये क्या है? धनात्मक लिगेंड। तो ये किसके आधार पर अपने क्लासिफिकेशन किया है? ये आवेश के आधार पर अपने वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पहला आवेश के आधार पर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दाता समूहों के आधार पर। दूसरा इलेक्ट्रॉन दाता स्थानों के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है, सेकेंड है जो, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन दाता स्थानों के आधार पर बात करें तो पहला बात करें एकल दंतुक, एक दंतुक लिगेंड या एकल दंतुक लिगेंड, एकल दंतुक लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड। एकल दंतुक या एक दंतुक लिगेंड कौन से होते हैं? जिनमें एक दाता स्थान हो। एक दाता स्थान हो मतलब केंद्रीय धातु से सिर्फ एक उपसंयोजक बंध बनाते हो, उन्हें एकल दंतुक लिगेंड कहे जाते हैं। वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु से, केंद्रीय धातु के साथ एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं, एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें, साइनाइड माइनस फ्लोराइड क्लोराइड, H2O NH3 PPS3 का, ये सारे के सारे कौन हैं? एकल दंतुक लिगेंड हैं। सारे क्या हैं? एकल दंतुक लिगेंड हैं। नेक्स्ट बात करें द्विदंतुक लिगेंड। दूसरा द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड कौन से होते हैं? वे नाम से पता लग रहा है बेटा, द्विदंतुक जिनमें दाता स्थान कितने हों? दो दाता स्थान हो। वे लिगेंड जिनमें दो दाता स्थान हो, द्विदंतुक
लिगेंड कहलाते हैं, जिनमें दो दाता स्थान हो द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इनमें बात करें अपन CH2 CH2 NH2 NH2, इसको क्या बोलोगे? इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन बोलोगे, इथाइलिन डाई एमीन, या शॉर्ट वर्ड में इसको बोल देते हैं EN। इसमें दो दाता स्थान है, एक ये रहा और एक ये रहा। ऐसे अपन और बात करें ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट, इसको OX से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे? OX से, ऑक्सीलेट, OXA एल, ऑक्सीलेट, ये ऑक्सीलेट आयन है। बेटा इनमें भी थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, सम्मित और असम्मित। द्विदंतुक लिगेंड में देखें, इसको बराबर दो पार्ट में काटा जा सकता है, इसको बराबर दो पार्ट में काट देंगे तो एक ऐसा लिगेंड होगा, सम्मित लिगेंड होगा। ये भी बराबर बराबर दो भाग में कट जाएगा तो एक ऐसा होगा, सम्मित द्विदंतुक लिगेंड होगा। इनको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें अपन CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ग्लाइसिनेट GLY, ये सम्मित लिगेंड थे। एक ऐसा है असम्मित लिगेंड है, इसको बराबर भागों में नहीं काटा जा सकता, तो ये कैसा हो गया? असम्मित। असम्मित लिगेंड। और ये दोनों कैसे हैं? सम्मित लिगेंड। कैसे हैं? सम्मित लिगेंड है। वो कैसा है? असम्मित लिगेंड है, ग्लाइसिनेट। क्या है? ग्लाइसिनेट। तो ये अपने द्विदंतुक लिगेंड हैं। कैसे हैं? द्विदंतुक लिगेंड हैं। नेक्स्ट बात करें अपन त्रिदंतुक लिगेंड के बारे में बात करें। नाम से पता लग रहा है त्रिदंतुक लिगेंड, जिनमें तीन दाता स्थान हों उन्हें त्रिदंतुक लिगेंड कहा जाता है। त्रिदंतुक लिगेंड, जिनमें तीन दाता परमाणु हो या दाता स्थान हो, जिनमें तीन दाता स्थान हो, त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। त्रिदंतुक लिगेंड जिनमें तीन दाता स्थान हो, त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें CH2 CH2 NH2 NH, CH2 CH2 NH2। यहां ये लोन पेयर देने वाला है, यहां ये लोन पेयर देने वाला है, और यहां पर ये लोन पेयर देने वाला है। तो यहां तीन दाता स्थान हो गए। इसका नाम क्या हो गया? ये इथाइलिन है, डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, सो डाईइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईइन। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट बात करते हैं टेट्राडेंटेड या चतुर्दंतक दंतक लिगेंड। वह लिगेंड जिसमें चार दाता स्थान हो,
चार दाता स्थान हो क्या कहलाता है? चतुर्दंतक लिगेंड या टेट्राडेंटेड लिगेंड कहलाता है। जैसे अपन बात करें NH CH2 इधर भी CH2 NH CH2 एंड NH2, इधर क्या आ जाएगा? NH2। तो अपने पास दाता साइट कितनी हो गई? चार दाता साइट हो गई, 1 2 3 और 4। नाम क्या हो गया? 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 इथाइलिन। 3 इथाइलिन हो गई, नाम हो गया ट्राई इथाइलिन, टेट्रा एमीन, टेट्रामीन, ट्राइथाइलिन टेट्रामीन। इसे क्या कहेंगे? शॉर्ट वर्ड में कहेंगे ट्राइइन। क्या कहेंगे? ट्राइइन। नेक्स्ट बात करें अपन पंचदंतुक लिगेंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा जी द्विदंतुक और एकल दंतुक और हेक्साडेंटेड आएंगे जो वो हैं, उनको जरूर याद रखें। पंचदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड के लिए बात करें, देखो यहां कंफ्यूज होते हो आप। EDTA -3 लिखा हुआ है, EDTA -4 लिखा हुआ है। ये है पंचदंतुक, ये है हेक्सा दंतुक। हेक्सा। अब अपने को कैसे पता चलेगा? क्योंकि वहां पर चार्ज तो दिया हुआ होगा नहीं। अगर बेटा जी पूरी मेटल के साथ एक ही ये ही लगा हुआ नजर आ रहा है तो मतलब क्या ये हेक्साडेंटेड है। सभी लिगेंड मतलब सभी समन्वय संख्याओं को कौन संतुष्ट कर रहा है? हेक्साडेंटेड। अगर इसके साथ एक लिगेंड और दिया हुआ आ जाए, छोटा सिंगल एकल दंतुक, तो इसका मतलब ये कैसा है? पंचदंतुक है। कैसा है? पंचदंतुक। इसका पूरा नाम देखें, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट, इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसीटेट। अब फॉर्मूला बनाएंगे, इथाइलिन CH2 डायमीन NH एंड N, एसीटेट CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड बनाएगा। टोटल कितने हो गए अपने पास? 5 बॉन्ड हो चुके हैं। कितने? 5। 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, इसका शॉर्ट वर्ड में क्या लिखोगे? EDTA -3, EDTA -3। क्यों? चार्ज देखो, 1 चार्ज, 2 चार्ज और 3 चार्ज, EDTA -3 आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें हेक्सादंतुक हेक्सादंतुक लिगेंड। हेक्सादंतुक लिगेंड के लिए बात करें, हेक्साडेंटेड। एग्जाम्पल अपन पहले बता चुके हैं, EDTA -4, EDTA -4 इसका फुल फॉर्म लिखें, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट
टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर? ये इथाइलिन हो गया, डायमीन टेट्रा एसीटेट मतलब CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेट 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 कोऑर्डिनेट, टोटल कितने हो गए अपने पास? 6 दंतुक हो चुके हैं। कितने? 6 दंतुक हो चुके हैं। इसे कहेंगे EDTA-4 कहेंगे। क्या कहेंगे? EDTA-4। ये हेक्सा दंतुक लिगेंड होगा और पेंटा दंतुक होगा वो EDTA-3 हो गया। नेक्स्ट बात करें अपन ये दंतुकता के आधार पर थे। नेक्स्ट बात करते हैं उभय दंतुक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे समायोजता पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। उभय दंतुक लिगेंड कौन से होते हैं? इस प्रकार के लिगेंड जिनमें एक से अधिक स्थान हो दाता पर, दाता के रूप में एक से अधिक स्थान हो, परंतु एक बार में एक ही स्थान उपयोग करते हो, उन्हें कहते हैं क्या? उभय दंतुक। वे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता स्थान हो परंतु एक बार में एक ही स्थान, परंतु एक बार में एक ही स्थान, एक ही स्थान उपयोग करते हो, उपयोग करते होने क्या कहते हैं? उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे मैंने बात की साइनाइड CN, यहां कौन दे रहा है? C दे रहा है, तो इसको बोला साइनो C। अगर यहां पर, यहां दाता परमाणु कौन है? कार्बन। अगर दाता परमाणु नाइट्रोजन होता तो अपन क्या बोलते? साइनो N बोलते। क्या बोलते? साइनो N। एक जगह दाता परमाणु कौन है? C, अपन बोलते OCN माइनस। यहां दाता कौन है? ऑक्सीजन, या यहां पर हो सकता था NCO। दाता कौन होता? नाइट्रोजन। तो पहले को बोलते साइनेटो, साइनेटो C, इसमें होता साइनेटो N, साइनेटो N। तो इस हिसाब से अपन ने देखा कि देने वाला कौन हो सकता है? ऑक्सीजन भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। जैसे अपन बात करें NO2 माइनस नाइट्राइटो, कौन देने वाला? नाइट्रोजन, नाइट्राइटो N। अगर ONO हो तो यहां कौन होगा? नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। तो अपने को पता लग गया वे लिगेंड जिनमें 2 से ज्यादा स्थान हो दाता के रूप में। अब इसमें नाइट्रोजन भी दे सकता है और कार्बन भी दे सकता है, पर पर्टिकुलर एक टाइम में कौन देगा? एक ही देगा। तो स्पेशल ध्यान रखना, उभय दंतुक लिगेंड कौन से होते हैं? वे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता स्थान हो परंतु एक बार में एक ही स्थान उपयोग होता हो, उन्हें क्या कहेंगे? उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। आगे बात करते हैं किलेटिंग लिगेंड।
या चिलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं इनको, किलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं। वे बहुदंतुक लिगेंड, वे बहुदंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ, केंद्रीय धातु के साथ उपसहसर्जक बंध के द्वारा बंध के द्वारा वलय का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, वलय का निर्माण करते हैं, वो किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें, ये कोई मेटल है NH2 CH2 CH2 NH2, मान लो निकल है, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH2 CH2 CH2 NH2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। क्या होती है? एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, इसे कहते हैं किलेशन। तो इन लिगेंड को क्या कहते हैं? किलेटिंग लिगेंड। क्या कहेंगे? किलेटिंग लिगेंड। इससे क्या होता है? संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है, इससे संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है, तो इन्हें कहेंगे किलेटिंग लिगेंड। आगे बात करते हैं सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड, सेतु लिगेंड किन्हें कहेंगे? वह लिगेंड एक दंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हों, वह एकल दंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, क्या हो? एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। इस प्रकार के लिगेंड, इस प्रकार के लिगेंड दो धातुओं के साथ, दो धातुओं के साथ उपसहसर्जक बंध बनाते हैं। बंध बनाते हैं, क्या करते हैं? दो धातुओं के साथ उपसहसर्जक बंध बनाते हैं, सेतु लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेतु लिगेंड। मैंने बोला NH3 का होल ट्वाइस PD है, OH है, OH है, इधर PD ले लें, NH3 का होल ट्वाइस, और साइड में कौन ले लें? SO4 ले लें। क्या ले लें? SO4। तो ये जो लिगेंड है, ये वाले, ये लिगेंड क्या कहलाएंगे? सेतु लिगेंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सेतु लिगेंड कहलाएंगे। ये अपना लिगेंड का वर्गीकरण हुआ। लिगेंड का वर्गीकरण में मेन आपको याद रखने हैं एकल दंतुक, द्विदंतुक, हेक्साडेंटेड, सेतु, उभयदंतुक, चिलेटिंग लिगेंड कौन से हैं, इनके बारे में आपको स्पेशल ध्यान रखना है। उभयदंतुक, सेतु और उभयदंतुक, सेतु और चिलेटिंग लिगेंड तो स्पेशल आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आगे अपन समाव्यता पढ़ेंगे और वो समाव्यता इन्हीं से दी जाएगी, तो इनको स्पेशल ध्यान दें। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।